Okay, now, now you have been doing here the anatomy and physiology of the nervous system, and in which I have already told you that the nervous system, we divided that into the two divisions here, the central nervous system and the peripheral nervous system. As far the central nervous system is concerned, it's composed of two elements here, two constituent factors. One is the brain, another is spinal cord. And as far the brain is concerned, it is forebrain, midbrain, and hindbrain. And when the hindbrain is there, it is medulla oblongata, pons, and cerebellum. Midbrain is a single entity, and then the forebrain is the diencephalon in the center and the cerebral hemispheres surrounding them. So we have all these seven elements. Out of this, the brain is encased within the cranial cavity, and in continuity, spinal cord is encased within your spine. I say vertebral column. And you call it now the spinal cord. And now this spinal cord, when you actually bring it outside your spine, तो आपको पता है ना कि spine means आपका vertebral column is composed of 30 vertebrae, 30 pieces of vertebrae. Out of this, 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and a coccyx. And of all these, each of the vertebra has a foramen inside it. आपने देखा वो vertebra उसके अंदर foramen होता है. फिर दूसरा रखेंगे तो उसका foramen. फिर तीसरा तो चौथा तो एक canal create हो जाएगा. इसको हम vertebral canal या neural canal भी कहते हैं. And that neural canal will house the cerebrum, if the spinal cord. तो उसके अंदर spinal cord है. चला दें कोई मसला नहीं. सही नजर आ रहा होगा. तो इट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. उसमें स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है. और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक है? जब तक वो कैनाल है, क्योंकि कैनाल के ऊपर एकदम से स्कल है और स्कल में है क्रेनियल कैविटी. तो इस कैनाल में यानी वो सबसे ऊपर जो वर्टिब्रा है कौन सा? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा. एंड अबाउट द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज योर स्कल. There is a canal that is called the vertebral canal, and here at the bottom of your, the under surface of your skull, there will be another foramen. जहाँ से enter होके आप इतनी बड़ी cavity में आ जाओगे, उसमें brain है. Because spinal cord and brain both are continuous with each other. तो वो जो बड़ा foramen है उसको हम foramen magnum कहते हैं. That is at the base of the skull. इस बेस ऑफ स्कल पर वो जो फोरामेन है वो कहाँ किस लेवल पे होगा? आप वो लेवल एक ही कह सकते हो कि दिस विल बी एट द लेवल ऑफ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा. मैं अगर यहाँ पर स्कल बनाऊँ, यहाँ अगर हम स्कल बनाएं ऐसे, तो ये जो फोरामेन होगा स्कल के बेस पर वो क्या होगा? फोरामेन मैग्नम. ये हमारी स्कल है. और यहाँ होगा हमारा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो उसके अंदर भी क्या होगा? फोरामेन. फिर अगला होगा सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके अंदर भी फोरामेन. तो ये मिला के ये पूरा कैनाल होगा. तो दिस विल बी एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड. और यहां तक तो स्पाइनल कॉर्ड है. उसके बाद जैसे ये अंदर एंटर होगा ये बन जाएगा ब्रेन. तो दिस विल बी ब्रेन. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर. तो आप कह सकते हो कि फोरामेन मैग्नम यानी ये जो जगह है एट द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम और एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ योर सर्वाइकल वन वर्टिब्रा, there is beginning of your spinal cord or end of your last part of end of your brain. और end of brain माने क्या? hind brain. और hind brain में कौन? medulla oblongata. तो इसका मकसद है कि this is the level where there is medulla and spinal cord junction, spinomedullary junction. तो यहाँ से हमारा spinal cord शुरू होता है इधर से. और अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ, ब्रेन को फिलहाल न पढ़ूँ, वो मैं पहले स्पाइनल कार्ड पढ़ूँ, तो मैं स्पाइनल कार्ड को यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे निकाल के टेबल पे रखूँगा. ब्रेन को अभी फिलहाल हमें नहीं पढ़ना, हमें फिलहाल स्पाइनल कार्ड पढ़ना है. बिकॉज वी वांट टू एक्चुअली स्टडी 7 कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन सीक्वेंस इन सच अ वे दैट फ्रॉम कार्डल टू फ्रॉम बिलो अपवर्ड वी आर एक्चुअली स्टडिंग इट. तो बिलो अपवर्ड का मकसद है कि पहला स्ट्रक्चर हमें क्या पढ़ना था? स्पाइनल कार्ड. और दूसरा फिर आगे से अब ब्रेन के 6 कंपोनेंट्स यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर पोन्स, फिर मिड ब्रेन, फिर लौट के आएंगे तो सेरिबेलम.
और फिर उसके बाद इसके अंदर जो मौजूद है डायनसेफ्लॉन, और इसके बाद आखिर में सेरिब्रम। ऐसे हम जाएंगे, और जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, सिर्फ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई नर्व्स भी रास्ते में आएंगी यकीनन। तो नर्व्स आएंगी तो हम नर्व्स को भी वहीं पर ही करते जाएंगे, और जब हम आखिर में पहुंचेंगे सेरिब्रम पर, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या, उसने काम कैसे किया। और साथ साथ हम उसके फंक्शंस भी डिस्कस करते जाएंगे, और तरीका बता दे जाएंगे कि हाउ दिस फंक्शंस विल बी एक्चुअली कैरिड आउट, तो वो कैसे कैरी आउट होते हैं फंक्शंस। अब उसको लेके आप आ रहे हैं, यहाँ से हमने सेक्शन, यहाँ से कट लगा के ब्रेन को फिलहाल भूल के स्पाइनल कार्ड को अंदर देखा, और हम देख तो नहीं रहे हैं, हम उसको निकाल के ऐसे लेके आ रहे हैं, ऐसे, और उसको यहाँ पर हमने बोर्ड पे रखा ऐसे, और इस वक्त आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं ऐसे। ये कौन है? स्पाइनल कार्ड है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इट्स सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इतना ब्रॉड नहीं है जितना नैरो है, लेंथ उसकी ज़्यादा है, विड्थ उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड इट स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर। ये इससे ऊपर क्या था? मेडुला ऑब्लांगेटा था, जो स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन से लेके ये नीचे तक आएगा। नीचे तक मकसद कहाँ तक, ये हमें देखना होगा। ये कहाँ है? ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में अंदर इनक्लोज्ड है। और कितने वर्टिब्री हैं? ठीक है, तो हमें यहाँ मिलते हैं 30 वर्टिब्री। अब 30 वर्टिब्री है, मैं यहाँ से वर्टिब्री बना रहा हूँ इसके साथ। तो अगर 30 वर्टिब्री यहाँ पर हम बना देते हैं, तो इस 30 वर्टिब्री के अंदर समाया है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर इस 30 वर्टिब्री में स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम बना रहा हूँ मैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 थोरेसिक, 5 लंबर और 5 सेक्रल। सेक्रम में ज़ाहिर अलग अलग नहीं होते हैं, वही एक ही सेक्रम का सिंगल सेक्रम होता है जिसमें 5 पीसेस होते हैं, और आखिर में कॉक्सिस होता है। तो नाउ यू कैन डिवाइड दैट इनटू, फॉर एग्जांपल, नंबर 1 फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड सर्वाइकल, थर्ड सर्वाइकल, फोर्थ सर्वाइकल, फिफ्थ सर्वाइकल। तो दिस विल बी C1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, यानी जो नेक में आपका वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा जो नेक में आएगा, सर्वाइकल मीन्स रिलेटेड टू द नेक। उसके बाद आएगा जो आपके चेस्ट के एरिया में आएगा थोरेसिक, और वो थोरेसिक कितने हैं? 12। तो 12 थोरेसिक हैं, तो आप 12 थोरेसिक को ले सकते हो लाइक दिस। तो इट्स 1, ये T1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7, 8, 9. So we have 12 thoracic vertebrae, and then we have got the 5 lumbars. And then we have 5 sacrals. And then we have the coccyx. ये है हमारे 30 वर्टिब्री, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारा स्पाइनल कार्ड पड़ा हुआ है, जिसको मैंने खींच के यहाँ पर रखा हुआ है। तो नाउ इफ यू आर एक्चुअली वाचिंग हियर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक वर्टिब्रा के अंदर क्या पड़ा हुआ है। हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक फोरामेन है, तो एक फोरामेन इसका, तो इसका, तो ये मिलके एक कैनाल बन जाएगा। इसको हम कहेंगे वर्टिब्रल कैनाल। वो वर्टिब्रल कैनाल L4 तक तो उसका नाम, L5 तक तो उसका नाम वर्टिब्रल कैनाल होगा। उसके बाद तो वो सेक्रम में आ गया, उसका नाम उधर सेक्रल कैनाल है। बस बात ये है। और इसके अंदर तुम्हारा स्पाइनल कार्ड पड़ा हुआ था, जो मैंने खींच के ऐसे बाहर निकाल के यहाँ रखा हुआ है। और इसके अंदर जब यहाँ इसको नज़र में डालता हूँ ना, यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ अपना स्पाइनल कार्ड, तो ये C1 के अंदर भी है, 2 के अंदर, 3, 4, 5, ऐसे होते 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 ये L1 के लोअर बॉर्डर पे आके स्पाइनल कार्ड मेरा ख़त्म हो गया। आप कहें सर ये नीचे जो इतना कैनाल छोड़ा हुआ है, इसमें स्पाइनल कार्ड होता ही नहीं। तो इसका मकसद ये कि स्पाइनल कार्ड आपने देखा कि ये जो ऊपर से लेके नीचे तक आपको लेके आया ये, और ये ऐसा भी नहीं है कि स्पाइनल कार्ड ऊपर आया, L1 आ गई तो ये अचानक ख़त्म हो गया। ये आस्ता 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 नैरो होता जाएगा, टेपर होता जाएगा। टेपरिंग कहते हैं इसको, ग्रेजुअल नैरोइंग। इस ग्रेजुअल नैरोइंग में आप ये देखेंगे, ये क्या एकदम से हुआ है कि आस्ता आस्ता हुआ है?
तो वो जो नीचे का हिस्सा है, नीचे के हिस्सों को अगर काटूंगा तो इसका शेप कैसा आएगा? कोन लाइक, इसलिए इसको कहते हैं कोनस, और इसका नाम होता है कोनस मेडुलरिस। तो कोनस मेडुलरिस क्या है? इट्स लोअर टेपरिंग एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये लोअर टेपरिंग एंड वो आके कहाँ खत्म होता है? L1 लेवल पे। तो इसका मकसद है कि सर L2 में जो कैनाल था, फोरामेन था, क्या वो खाली है? वो खाली है। तो 2 भी खाली है, 3 भी खाली, 4 भी खाली, 5 भी खाली, और सैक्रल कैनाल तो पूरा खाली। इसका मकसद ये हो गया, और कॉक्सिस भी खाली। इसका मकसद ये हो गया कि ये स्पाइनल कार्ड उसको अवेलेबल कितने वर्टिब्री अवेलेबल थे? 30, और उसमें कितने में इसने अंदर जाना पसंद फरमाया? सिर्फ 20 में। इसका मकसद है कि 10 वर्टिब्री के अंदर स्पाइनल कार्ड सिरे से है ही नहीं। यानी आप अगर अपने नंबर 1 पर हाथ लगाएं तो आपका स्पाइनल कार्ड सिर्फ यहां तक है। इससे नीचे तुम्हारा वो फोरामेन या कैनाल जो है, सैक्रल कैनाल और वर्टिब्रल कैनाल का नीचे का हिस्सा वो खाली पड़ा हुआ है। और इसके लोअर टेपरिंग एंड का नाम तुमने डाला है ये क्या? कोनस मेडुलरिस, जिसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ ये है कि इससे अब नर्व्स भी निकलेंगी? इससे किसके साथ क्या अटैच होंगी? नर्व्स। ये अंदर बैठा हुआ हो और बाहर नर्व्स ही ना दे तो मेरी तरफ से तो ये ना हो तो अच्छा है। बाहर जब एक्ट ही नहीं करेगा, एक्शन ही नहीं दिखाएगा, मोटर और सेंसरी एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन भी नहीं लेगा, ऑर्डर्स भी इशू नहीं करेगा, तो फिर बैठा क्यों है? तो इसका मकसद है कि इट इज अटैच विथ नर्व्स। कितने वर्टिब्री में बैठा हुआ है? और 20 वर्टिब्री में से हर एक वर्टिब्रा, इसके ऊपर क्या मौजूद है? इसके ऊपर हमारी स्कल मौजूद है। तो एक गैप तो होगी C1 और स्कल के बीच में। उसके बाद हर वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के बीच में एक सुराख होगा, उसको हम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। ये यकीनन दोनों तरफ होंगे, मैं सिर्फ आपको एक तरफ दिखा रहा हूं। जहां स्पाइनल कार्ड मौजूद है वहां उसके साइड पर कितने इंटरवर्टिब्रल फोरामेना होंगे? 20 जाहिर है। 20 वर्टिब्री हैं तो 19 होंगे, एक वो भी तो है ना स्कल और इसके बीच में, तो 20, तो 20 वर्टिब्री होंगे। तो 20 वर्टिब्री से कितनी नर्व्स बाहर आ सकेंगी? जाहिर है 20, क्योंकि हर वर्टिब्री के लिए, हर स्पाइनल नर्व के लिए एक फोरामेन है। लेकिन क्या नर्व्स 20 हैं? नर्व्स हैं 31 रफली। नहीं, पैर आप एक साइड कर रहे हैं, पैर तो उधर है ही, हम एक साइड कर रहे हैं, हम 31 को फोकस कर रहे हैं। दूसरा 31 है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अपर लिम्ब हम एक पढ़ते हैं, दूसरी थोड़ी पढ़ते हैं, दूसरी हो जाती है खुद ब खुद, क्योंकि सिमेट्रिकल है। ये अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर, एनाटॉमी वालों के ऊपर, कि आप एक पढ़ लें, ये बाय 1 गेट 1 फ्री है। आप एक पढ़ें, दूसरी हो गई, दूसरी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दिस इज एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। तो यहाँ पर नर्व्स तो हमारे पास 31 है रफली, चलो 30 हैं, वैसे 31 है, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्री हैं कितने? 7 सर्वाइकल वर्टिब्री कितने हैं? लेकिन सर्वाइकल नर्व जो होती हैं वो 8 होती हैं, 8। तो माना एक नर्व वर्टिब्रा के तादाद से ज़्यादा होती है। उसके बाद तो ज़ाहिर है थोरेसिक 12 हैं, लंबर 5 हैं, सेक्रल 5 हैं, कॉक्सियल 1 है, लेकिन सर्वाइकल 8 हैं। तो एक नर्व ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ वर्टिब्री। चलो 30 भी मान लेते हैं, चलो जैसे भी है, एक नंबर एक काम। तो इसका मकसद यह है कि 20 नर्व्स हैं, 30 वर्टिब्री, वो जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेना वो हैं 20। भाई 20 वहाँ है जहाँ स्पाइनल कार्ड खुद रहता है, लेकिन जो नीचे की लेवल है वहाँ भी तो फोरामेना होते होंगे ना। तो ये फोरामेन ये है, ये वाला, ये दूसरा, ये यहाँ पर, और ये कितने और 10 और। मकसद है कि नीचे फोरामेना तो है ना, स्पाइनल कार्ड नहीं है, फोरामेन तो है ना। फिर नर्व को किसने रोका है? नर्व अटैच हो जाए स्पाइनल कार्ड के साथ और फिर नीचे जाके अपने फोरामेन को ढूंढ ले, वहां से निकल आए। इससे जाहिर ये हुआ कि अगर मेरी पहली नर्व निकली यहां से, फर्स्ट नर्व, तो उसको तो फोरामेन सीधा सीधा यहां मिलेगा अपना। लेकिन जब दूसरी नर्व निकलेगी तो उसका फोरामेन थोड़ा सा नीचे होगा, उसकी लेवल के, अटैचमेंट की लेवल से थोड़ा नीचे। और जो तीसरी निकलेगी उसका फोरामेन उससे थोड़ा और नीचे, चौथी और नीचे, इस तरीके से।
ठीक है, मीन्स ऑल 31 nerves are attached to the spinal cord and they are emerging from the intervertebral foramina which have been allocated to them, जो उनके लिए स्पेसिफाई करके उनको अलॉट किए गए हैं, वो अपने अपने फोरामेन को ढूंढ लेती हैं। इससे क्या जाहिर हुआ? इससे ये जाहिर हुआ कि जो 20 वर्टिब्री में ये समाया हुआ था, वहाँ से जो 20 नर्व निकल रही थी वो तो हैं ही, लेकिन जो नीचे की 10 नर्व्स हैं उनको ट्रेवल करना पड़ा है नीचे अपने फोरामेन तक पहुँचने के लिए। तो जो शक्ल बैठेगी आपके स्पाइनल कार्ड को मैं निकाल के ले आऊँ ऐसे, और उसके साथ जब नर्व्स अटैच करके ले आऊँ तो जो ऊपर की नर्व्स होंगी उनकी इमरजेंस होगी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊँगा ऑलमोस्ट ऑब्लिक होती जाएंगी, इतना कुछ के नीचे की 10 नर्व्स जो होंगी ऑलमोस्ट वर्टिकल होंगी। और वर्टिकल कितनी नर्व्स होंगी ऐसी? 10 होंगी। 10 के 20? 10 इधर होंगी तो 10 इधर भी तो होंगी। वो सेंटर में जो ऐसे चलेगा तो 10 का गुच्छा के 20 का? 20 का। 20 का के 40 का? 20 का। बेसिकली ये गुच्छा जो आएगा फाइबर्स का, ये 20 का नहीं होगा, ये 40 का होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो नर्व आपको इस वक्त नज़र आ रही है, ये कोई भी नर्व, एक टिपिकल स्पाइनल नर्व, जब बाहर निकल के ये नर्व इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेना से बाहर निकलती है ये नर्व जब, तो इस नर्व के अंदर सिर्फ मोटर फाइबर्स होते हैं कि सेंसरी भी होते हैं? दोनों होते हैं। अगर ये दोनों फाइबर्स होते हैं तो ये जो नर्व्स इस वक्त बाहर निकल रही हैं ना आपकी, ये दरअसल दोनों किस्म के फाइबर्स होते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं ये स्पाइनल कार्ड, तो अगर मैं इधर दिखाऊं आपका ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जहाँ से निकल के आ गई कौन? हमारी एक स्पाइनल नर्व। वो स्पाइनल नर्व कैसी होगी? सिर्फ मोटर, सिर्फ सेंसरी के सेंसरी मोटर बोथ? मिक्स नर्व होगी। तो मिक्स के फाइबर, ये मैं तुम्हें सेंसरी दिखा रहा हूं ग्रीन कलर के और मोटर दिखा रहा हूं तुम्हें रेड कलर के। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा टुवर्ड्स द स्पाइनल कार्ड, तो क्या ऐसे होंगी कि ये अटैच्ड होंगी स्पाइनल कार्ड के साथ? सारे नर्व वहीं से तो निकली है। तो जो सेंसरी नर्व्स होंगी यहाँ पर, जो सेंसरी इसके फाइबर्स होंगे, ये दरअसल यहाँ अटैच होते हैं, क्योंकि ये जो ग्रे मैटर तुम्हें नजर आ रहा है, बता चुका हूं पहले तुम्हें कि सेंटर में होता है सेंट्रल कैनाल, उसको सराउंड करता है ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर में जो पीछे के न्यूरॉन्स होते हैं ये सेंसरी होते हैं और ये होते हैं मोटर। तो इसका मकसद ये है कि मेरा ये सेंसरी जो फाइबर्स का बंडल है, ये दरअसल कहाँ से इमर्ज हुआ है? इमर्ज हुआ है कि इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, समझ? ये इनपुट है हमारा, ये जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका करंट अंदर से आता है कि इसका करंट बाहर से आता है? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ये बाहर से आती है इंफॉर्मेशन है। जो भी है बहरहाल ये अटैच होता है यहाँ पर। लेकिन ये जो रेड कलर है जहाँ से आर्डर इशू हो रहे हैं, ये क्या ऐसे खुद ब खुद है कि ये इंटीरियर साइड पर अटैच है? तो ये जो तुम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बाहर ये नर्व देख रहे हो ना, ये नर्व नहीं है जो बाहर देख रहे हो, ये एक मिक्स नर्व है। लेकिन दरअसल अंदर तक जाओगे तो ये ऐसे नहीं है कि ये रेड और ये ग्रीन कोई ऐसे अटैच होती है कोई। क्या ये बीच में अटैच होगी या स्प्लिट हो जाएगी? तो सेंसरी फाइबर अपनी जगह पे। गाड़ी में भले लड़कियां और लड़के एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने उनको देखा कि आए किधर से, तो पता चला कि लड़कियां अपने क्लासरूम से आई हैं, लड़के अपने क्लासरूम से आए हैं, लेकिन आके ये एक ही गाड़ी में बैठे हैं। तो एक ही गाड़ी जो है वो आपकी एक मिक्स्ड स्पाइनल नर्व है, और ये जो ग्रुप है दो, तो उसमें से एक सेंसरी है एक मोटर है, वो अपने अपने कमरों से आए हैं। और ये मुझे पता चला जब मैंने अंदर जाके देखा। तो अब मैं क्या इनको नर्व कहूँ कि नर्व का रूट कहूँ इसको? तो ये उनकी जड़ें हैं, ये इनके रूट्स हैं। वो जो पीछे है, जो पोस्टीरियर है, वो सेंसरी रूट है, जो एंटीरियर है वो मोटर रूट है। पोस्टीरियर को हम डार्सल रूट भी कहते हैं, एंटीरियर को हम वेंट्रल रूट भी कहते हैं। और ये सेंसरी और मोटर रूट, अगर तुम अपने वर्टिब्रल कैनाल के अंदर होगे, अंदर, तो उधर तुम्हें नर्व मिलेगी कि रूट्स मिलेंगे? रूट्स जो होती हैं सेंसरी और मोटर, इनसे मिलके जो नर्व बनती है, तो इनका जो मिलाप होता है वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में होता है, इससे अंदर नहीं होता। इससे अंदर नर्व के रूट्स होते हैं। तो इसका मकसद है कि नर्व का जो सेंसरी और मोटर रूट है, इसका मिक्सचर और इसकी कॉम्बिनेशन, उसके कॉन्फ्लुएंस किधर होता है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में होता है।
तो अगर मैं आपको बोलूं कि बाबा ये आपका जो कॉनस मेडुलरिस है, जहां पर अटैच था क्या, जहां पर अटैच थी तुम्हारे चलो 10 नर्व्स, दूसरे साइड से 10 और, तो क्या ये नीचे जो आ रहे हैं ये क्या नर्व्स हैं कि अभी रूट्स हैं? नर्व किधर जाके बनेगी? नर्व किधर जाके बनेगी? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के पास। ये 20 के पास जो नीचे की 10 नर्व्स हैं, चलो मैं मानता हूं नर्व्स हैं, तो ये नर्व्स हैं, तो ये नर्व्स एकदम से ही नर्व्स होती हैं कि नर्व्स जब अटैचमेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड पे तो अभी रूट्स होते हैं, और रूट किधर जाके दो मिलके नर्व बनेगी? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के पास। जो सबसे नीचे वाली नर्व है उसका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन तो ये है, तो इसका मकसद है कि ऊपर से जहां तक जब ट्रेवल करेंगी तो क्या नर्व की शक्ल में कि रूट्स की शक्ल में? तो कितनी नर्व्स? मैंने बताया कि एक तरफ से 10 नर्व्स के 10 नर्व्स के 20 रूट्स, 20 रूट्स के दूसरे के भी 20 रूट्स, 40 रूट्स। तो ये 40 का गुच्छा यहां से चलता है। तो जब मैं स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे निकाल के लाऊंगा तो उसके लोअर एंड जो होती है वहां पर जो 10 नर्व्स अटैच होती हैं उसका गुच्छा नीचे आता है। तो मैं जब नीचे से ऐसे हाथ पकड़ के जाऊंगा तो मुझे सिर्फ फाइबर्स नजर आएंगे रूट्स के, और रूट्स के होते 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 जहां से अटैच होंगे वहां से फिर मुझे थिकनेस नजर आएगी कॉनस मेडुलरिस की। तो लग नहीं रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे घोड़े की दुम होती है? आप में से बहुत सारे ने घोड़ा तो देखा होगा, घोड़े के दुम में कभी हाथ नहीं डाला हो तो ये और बात है, लेकिन आपको आइडिया तो हो गया होगा। ऊपर उसका फ्लैश होता है, नीचे इतना गुच्छा होता है फाइबर्स में हाथ डालो तो क्या होता है? क्या उसके अंदर कोई उसके टेल का कोई गोश्त वोश होता है क्या? नहीं। ये तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसलिए इसको भी घोड़े को दुमी से नाम दिया गया है और इसका नाम डाला गया है काडा। काडल को कहते हैं, काडल टेल को कहते हैं, एक्वेना कहते हैं हॉर्स को, इसलिए इसका नाम पड़ गया है काडा एक्वेना। क्या नाम है इसका? काडा एक्वेना। तो ये जो लोअर 40 फाइबर्स का ये जो बंच है जो अटैच है किसके साथ? लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या थिक है कि वो टेपरिंग है, थिन है, तो उसको कोन लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या? कोनस। इसको हम कहते हैं काडा एक्वेना। दिस इज कॉल्ड काडा एक्वेना, इसको काडा एक्वेना कहते हैं। एक कोनस मेडुलरिस और दूसरा काडा एक्वेना, दोनों पे ध्यान देना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। और ये काडा एक्वेना कहाँ मौजूद है? वो लोअर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कैनाल और सेक्रल कैनाल में मौजूद है। तो जो मैं कह रहा था कि सेक्रल कैनाल और वर्टिब्रल कैनाल का लोअर हिस्सा जो है उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो क्या वाकई कुछ नहीं होता है कि उसमें काडा एक्वेना होता है? समझिए, उसमें काडा है। इसका मकसद ये है कि अगर लोअर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल या लोअर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यानी आपके L4, L2, L3 और L4 में अगर इंजरी हो गई ना, तो आपकी ये नीचे की नर्व्स जो कंट्रोल कर रही थी जिन जिन ऑर्गन्स को, वो पैरालाइज हो जाएंगे। भले आपका स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ लगी हुई रूट्स को कुछ हुआ है, और रूट्स को कुछ हुआ है तो नर्व्स को हुआ है। कितनी नर्व्स गई हैं ये तो डिपेंड करता है आपके नसीब पर के कितनी गई। और ये जो नीचे नर्व जाती हैं कौन सी? ये लंबर। कौन सी नर्व्स गई होंगी? लंबर और सेक्रल। और ये वही तो नर्व्स होती हैं जो आपके लोअर लिम्ब में जाती हैं। एक में कि दोनों में? तो इसका मकसद है कि आपकी दोनों लोअर लिम्ब पैरालाइज हो जाएंगे, तो हो जाएगी उसको पैराप्लेजिया। इसको हम पैराप्लेजिया कहते हैं। इसका मकसद ये है कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी ही डेंजरस नहीं है, इसके नीचे काडा एक्वेना की इंजरी भी डेंजरस है। उससे आपकी दोनों लेग्स पैरालाइज हो जाती है, दोनों लोअर लिम्ब। सिर्फ सेंसरी के सेंसरी मोटर बोथ, दोनों ही। अब ये जो गुच्छा है 40 का, ये शुरू से लेके आखिर तक 40 का होगा क्या? या एक लेवल नीचे आ जाऊंगा तो वो 40 का नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 20 का। 20 गुम हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक लेवल नीचे आऊंगा तो मेरा वो 40 का गुच्छा 20 का हो जाएगा। तो 20 किधर गई? 20 चलो चली गई। 20 रूट्स माने कितनी नर्व्स? 20 रूट्स माने 40 नर्व्स। 20 रूट्स माने 10 नर्व। 10 माने कितने जोड़े? 5 जोड़े। माने मैं एक इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की लेवल उतरूंगा, होंगे 2 फोरामेन और मेरी 5 नर्व्स गायब हो जाएंगी। जाहिर है मेरी एक जोड़ा गायब हो जाएगा। और एक जोड़ा कितने नर्व से, कितने रूट से बनेगा? 4 से। तो वो जो 40 का था गुच्छा, एक लेवल में नीचे आऊंगा तो 4 माइनस। एक सेंसरी मोटर इधर से गई, एक सेंसरी मोटर इधर से गई, तो नर्व बननी है ना वर्टिब्रल। क्या फोरामेन को तुम ऐसे देख के देखा अनदेखा करोगे कि उसका फायदा लोगे? नर्व निकालो। और नर्व कैसे निकालोगे? एक सेंसरी एक मोटर इधर से, एक सेंसरी एक मोटर इधर से, तो 40 में से बन जाएंगे 36। तो वो गुच्छा ऐसा नहीं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा थिन,
एक लेवल और आ गई, 4 और माइनस, वो 32, वो ऐसे होता 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 जब मैं नीचे पहुंचूंगा वो 4 पैसेंजर उतरते जाएंगे और आखिर में 4 बचेंगे, और 4 भी आखिर में गए तो कॉक्सीजल बन गई, उसके बाद तो वर्टिब्रल कॉलम ही खत्म। अटैचमेंट तुम्हारी रूट्स की इसी तरीके से होती है जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, और इसका शेप इस तरीके से होता है। तो हाईएस्ट जो ऊपर की नर्व्स हैं ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो फोरामेना सीधे होते हैं उसके साथ ही सामने, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वो थोड़ा सा डिस्टेंस आता जाएगा, मोर ऑब्लिक, और नीचे वाले तो ऐसे पे जाएंगे। और हमेशा रूट्स कहाँ के मिलती हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के पास मिलती है। और ये जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो स्पाइनल कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके साथ ये अटैच्ड हैं तुम्हारी स्पाइनल नर्व्स, और ये स्पाइनल नर्व्स तुम्हारी अटैच हैं इस तरीके से। अब देखो ये तुम्हारा स्पाइनल कार्ड है, कितनी नर्व्स अटैच है इसके साथ? रफली 31, चलो 30। अगर ये 30 नर्व्स अटैच हैं इसके साथ, और अगर ये है भी तकरीबन कोई 30 इंचेस का, अगर रफली देखें तो हर नर्व को कितना हिस्सा मिलेगा स्पाइनल कार्ड का जहां उसको अटैचमेंट के लिए ऑफर दी जाएगी? 1 इंच। 1 इंच होगा तकरीबन इतना। ये तुम्हारी मिक्स नर्व आ रही है, ऐसे आ रही है कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे ही मिक्स होती है अंदर, इसके बाद तो रूट्स होती हैं। अगर मैं रूट लेके जाऊं तो ये मेरी पोस्टीरियर रूट सेंसरी और ये मेरी एंटीरियर रूट मोटर। जब मैं इसको अटैच करने के लिए जाऊंगा यहाँ, और ये इसको अटैचमेंट के लिए जाऊंगा यहाँ, तो इसने पूरा इंच यूज किया कि थोड़ी सी जगह इस्तेमाल की इसने? हाँ, पूरा किया। मैं यहाँ से फिंगर, ये देखो 1 इंच है, मैं यहाँ से फिंगर लगा के ऐसे करता हूँ, मेरा पूरा इंच इस्तेमाल हुआ है कि वो जगह इस्तेमाल हुई है, बाकी खाली रह गई। तो इसका मकसद ये है कि इसके जो 30 पीसेज हैं जो हर नर्व को मैं दे रहा हूं, को नर्व उसका पूरा इस्तेमाल कर रही है कि नर्व उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रही है? क्या पूरी विड्थ इस्तेमाल की इसने, पूरी लेंथ की, कि थोड़ी सी जगह इस्तेमाल की? तो थोड़ी सी जगह इस्तेमाल की तो फालतू रह गई। तो ऐसे होता नहीं है दरअसल। जैसे आपका सेंसरी रूट अंदर आता है या जैसे आपका मोटर रूट अंदर आता है, किसके साथ अटैच होने के लिए? स्पाइनल कार्ड के। किस पर अटैच होने के लिए? जो इस पीस इसको हिस्से में मिला है उसको हम उम्मन कहते हैं स्पाइनल सेगमेंट। ये नर्व अगर मैं बता दूं तुम्हें कि मैं बात कर रहा हूं C1 नर्व की, तो जिस हिस्से पे आके अटैच होगी उसको हम कहेंगे C1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड। यानी ये मेरा प्लॉट है जिसमें मैं अपना घर बनाऊंगा, C1 सेगमेंट। ऐसे कितने प्लॉट होंगे? 30, क्योंकि नर्व्स हैं 30, जोड़े हैं 30, माना जोड़े 30 हैं, माना एक वाइफ एक हस्बैंड है, वो यहाँ पर बनाएंगे। तो जहाँ इस तरीके से होगा, तो जैसे ये आएगी नर्व, इसका रूट बनेगा सेंसरी रूट, देखेगा कि जगह तो बहुत ज़्यादा है और मुझे पूरी जगह इस्तेमाल करनी है। तो ये जब नर्व का रूट आएगा ना, ऐसे ऐसे करीब आएगा, तो नर्व का रूट जो होगा, अगर सेंसरी है तो उसके हो जाएंगे 10 ब्रांचेस ऐसे, और ये 10 ब्रांचेस किसको पकड़ेंगी? पूरे इंच पर ये अकोमोडेट हो जाएंगी। तो सेंसरी रूट अटैच होता है कि एक्चुअली रूटलेट्स अटैच होती हैं? जो हम बोलते हैं ना कि पोस्टीरियरली सेंसरी रूट इज अटैच्ड टू द स्पाइनल कार्ड, तो एक्चुअली वो रूट नहीं, रूटलेट्स होती हैं। देखिए ये तुम्हारा रूट आ रहा है, जब अटैचमेंट की का टाइम आ गया पोस्टीरियरली, तो रूट है कि उसके रूटलेट्स अटैच हुए हैं, और जब एंटीरियरली आता है तो मोटर के भी ऐसे तरीके से रूटलेट्स। ये देखें, ये एक रूट अटैच है कि ये रूटलेट्स हैं, ये एक ही नर्व के रूटलेट्स हैं। मोटर रूटलेट्स आर 9 to 10, सेंसरी रूटलेट्स आर 11 to 12। तो इसका मकसद है कि नर्व्स आर अटैच्ड टू द स्पाइनल कार्ड पोस्टीरियरली एंटीरियरली, नॉट इन फॉर्म ऑफ रूट्स बट इन फॉर्म ऑफ रूटलेट्स। तो ये रूटलेट्स होने से क्या फायदा हुआ? तुम्हारा पूरा का पूरा इंच इस्तेमाल हुआ, और जैसे पूरा इंच खत्म हो गया, अब दूसरी नर्व आ गई C2, तो वो भी क्या करेगी? वो भी पूरा इंच इस्तेमाल करेगी, और अगली वाली फिर पूरा इंच इस्तेमाल करेगी। तो ये जो रूटलेट्स होंगी, ये क्या जगह छोड़ छोड़ के होंगी कि कंटिन्यूसली होंगी? तो आपका जरा जरा स्पाइनल कार्ड का अटैचमेंट में इस्तेमाल होगा। आप सिर्फ एक नर्व पे ध्यान दें, एक टिपिकल नर्व सिर्फ कर लें बस, तो आपका सारा खेल खत्म। 62 नर्व ये आपकी हो गई। अब इसमें से कोई भी एक टिपिकल नर्व ले लेते हैं, कोई भी ले लो, जो भी है। अब उस नर्व को, जैसे मैंने बताया कि जैसे उस नर्व को आप अंदर लेके आओगे, इट विल बी अटैच टू द स्पाइनल कार्ड इन फॉर्म ऑफ
रूटलेट्स। ये कट सेक्शन हमने काटा है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसमें हमने यहाँ देखा सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल को सराउंड कर रहा है तुम्हारा ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर को सराउंड कर रहा है तुम्हारा व्हाइट मैटर। ये जो ग्रे मैटर है, इस ग्रे मैटर में हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके दो हॉर्न्स होते हैं। ये पीछे की तरफ जो जा रहे हैं ये पोस्टीरियर हॉर्न है, और आगे की तरफ जो आ रहा है वो एंटीरियर हॉर्न है। एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न, इसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न में ये डिप्रेशन है। यहाँ पर इस जगह पर तुम एक लाइन खींच सकते हो कि बाबा ये जगह एंटीरियर हॉर्न है, इधर लड़के बैठेंगे, ये जगह पोस्टीरियर हॉर्न है, यहाँ पर लड़कियाँ बैठेंगी। ये नहीं करूँगा मैं कि यहाँ पर कोई दीवार लगा दूँ, बोल दूंगा कि बाबा ये लाइन जो है इस तरफ बैठो लड़के, इस तरफ बैठो लड़कियाँ। ये जो है ना ये इससे डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन सिर्फ यहाँ है कि थ्रू आउट होगी, तो ये सल्कस की तरह होगी। इसको बोलेंगे लिमिटिंग सल्कस, इसको बोलते हैं सल्कस लिमिटेंस। ये सल्कस लिमिटेंस क्या कर रही है? लिमिटिंग कर रही है, लिमिट कर रही है कि आगे बैठना है किसको? मोटर न्यूरॉन्स को। तो मोटर न्यूरॉन्स को उम्मूमन हम, तो मोटर न्यूरॉन्स किस हॉर्न में बैठते हैं? तो इसलिए मोटर न्यूरॉन्स को कभी कभी प्यार से बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल्स, क्योंकि ये उम्मूमन बैठते हैं किधर? सेंसरी को पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स नहीं बोलते। बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन बोलते नहीं है। एंटीरियर हॉर्न सेल्स तो उनका नाम पड़ गया, एंटीरियर हॉर्न सेल्स। तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स कौन से होते होंगे? सेंसरी के मोटर। तो ये मोटर न्यूरॉन्स बैठते हैं यहाँ पर एंटीरियर हॉर्न में, और सेंसरी बैठते हैं पोस्टीरियर हॉर्न में। वो जो आप तो पोस्टीरियर जो हॉर्न में सेंसरी बैठते हैं, उनका क्या काम होता होगा? टू एक्चुअली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन जनरेटेड इन द पेरिफेरी। जो बाहर से जनरेट हो रही है आपकी सेंसरी एक्टिविटी, वो रिसीव होगी कहाँ? पोस्टीरियर हॉर्न में। लाएगा कौन? कौन लाता है? नर्व्स लाती है। और नर्व्स का कौन सा कंपोनेंट लाएगा? सेंसरी कंपोनेंट। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये है आपकी सेंसरी और ये है आपका मोटर रूटलेट, लेकिन रूट समझ लो। ये मिक्स हो गया आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में, मिक्स नर्व, और बाहर निकल के मुंह निकाला इसने मिक्स नर्व के नाम पे, जाहिर है इधर ही। अब ये मिक्स नर्व क्या काम करेगी? सेंसरी भी मोटर भी। अब ये जिससे मिक्स नर्व बाहर निकली, ये आपसे पूछ रही है कि मुझे क्या करना है? सेंसरी मोटर किससे लायकेगी? सेंसरी मोटर पीछे की, आगे की, कि दोनों की? जाहिर है दोनों की। आगे कोई और स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं है, ना कोई आगे और नर्व है। इसी का काम है कि ये पीछे भी मसल को सप्लाई करे और स्किन को, और लेटरल साइड से लेके एंटीरियर तक भी मसल को सप्लाई करे और स्किन को सप्लाई करे। इसलिए ये बाहर जैसे ही निकलेगी एकदम से एक छोटी ब्रांच तो पीछे ही छोड़ देगी। अगर आप थोड़ा सा देखें कि आपकी ये जो बॉडी है ना, अगर मैं यहाँ से कट लगाऊं, ये आपकी बॉडी को ऐसे दिखाऊं लाइक दिस, इसको देखना ज़रा इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी है आपकी, इस बॉडी में यहाँ आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस पर अटैच होती है आपकी ये सेंसरी रूट और ये मोटर रूट, और ये बन गई क्या? मिक्स नर्व। ठीक है, तो ये स्पाइन का, तो ये मिक्स नर्व बन गई। अब ये मिक्स नर्व जो है, ये आपका जो बॉडी होता है, ये इसका पोस्टीरियर मिड लाइन है, ये एंटीरियर मिड लाइन है। पोस्टीरियर मिड लाइन का ये हिस्सा इतना सा, दो तरफ ज्यादा से ज्यादा 4 फिंगर ब्रेथ इतना, यहां वाला ये ओरिजिनली डेवलपमेंट के टाइम पर होता ही सिर्फ इतना है। ह्यूमन बीइंग जब डेवलप हो रहा होता है तो उसकी बॉडी बस इतनी ऐसे होती है। ये मिड लाइन इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ, ये बॉडी वाल होता है, पोस्टीरियर बॉडी वाल। ना लेटरल होता है ना एंटीरियर होता है। ये तीसरे चौथे हफ्ते बाद ये फोल्ड होता है, जैसे फोल्ड होती है ना, गठड़ी को फोल्ड करते हैं ऐसे। तो अब उसका सिर्फ पोस्टीरियर साइड है, अब लेटरल भी हो गया उसका, और जब लेटरल साइड बन के ऐसे हो गया तो इंटीरियर भी बन गया। अब एम्ब्रियो आपका सिर्फ ऐसे खुली हुई किताब है कि ये ऐसे 3 डायमेंशनल सर्किल हो गया। तो इसका मकसद है कि ओरिजिनल एरिया क्या होती है? जस्ट दिस। जब ये सिर्फ ये एरिया थी, ये वाली, तब स्पाइनल नर्व को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। क्या नहीं था प्रॉब्लम? ये बाहर आ गई, इधर जो मसल है उसको सप्लाई किया, और इधर जो स्किन है उसको सप्लाई किया, बात ही खत्म। उसका सेंसरी पोर्शन भी यूज हो गया, मोटर पोर्शन भी यूज हो गया। लेकिन जब फोल्डिंग हो गई तो क्या क्रिएट हुआ? लेटरल साइड क्रिएट हुई, और जब लेटरल साइड क्रिएट हुई और उसके बाद फिर क्या क्रिएट हुआ? एंटीरियर साइड क्रिएट हुई। यहाँ के भी मसल आए, इधर की भी स्किन आई,
और पता चला कि यहाँ फिर मोटर एक्टिविटी भी चाहिए, सेंसरी एक्टिविटी भी चाहिए। आगे थोड़ी ना कोई स्पाइनल कार्ड बैठा हुआ है कि एक नर्व और दे देगा यहाँ की। इसी नर्व को बोला जाएगा कि ये जो तुम थोड़ा सा काम कर रही थी, ये थोड़ा सा काम नहीं, ये तुम्हारी और टेरिटरी क्रिएट हो गई है, इधर भी आओ। तो इससे तो नहीं करेगी कि ये पोस्टीरियर साइड से डिटैच होके ये आगे आ जाएगी। एक ब्रांच वो जो पीछे दे रही थी, जो काम पीछे कर रही, तो वो तो करेगी ही, इनको भी सप्लाई करेगी। तो इसका मकसद है कि ये जो नर्व है आपकी, ये बाहर निकलने के बाद आज क्या ये यहां तक की महदूद है कि एक ब्रांच बहुत लंबी सी ये आगे भी देगी। जो आगे आएगी एंटीरियर साइड पर, क्या वो मोटर होगी, सेंसरी होगी, कि वो भी मिक्स्ड होगी? समझ गए? क्योंकि वो आगे, और जो पीछे थी वो भी सेंसरी मोटर, और जो आगे आएगी वो क्या करेगी? वो ये करेगी कि पहले लेटरल साइड से गुजर के उसके मसल को सप्लाई करके उसके स्किन को सप्लाई करेगी, और जो आगे आएगी वो आगे के मसल को और स्किन को सप्लाई करेगी। तो इससे जाहिर ये हुआ कि ये जो इस वक्त मैंने नर्व बाहर निकाली है, ये बाहर निकाल के सिर्फ ऐसे एक साइड पे जाएगी कि इसका छोटी ब्रांच इसकी बिहाइंड रुकेगी और लंबी ब्रांच आगे आएगी। कौन सी ब्रांच बड़ी होगी? लंबी ब्रांच होगी। कौन सी? लांग कौन सी होगी? जो आगे आएगी। वो आगे आएगी, जस्ट आगे आएगी कि लेटरल साइड से भी घूमती हुई आएगी। तो इसका मकसद ये हो गया कि इसको जब मैं यहाँ बाहर निकालूंगा तो इसकी छोटी सी ब्रांच पीछे भेजेंगे लाइक दिस, और वो भी यकीनन क्या होगी? सेंसरी एंड मोटर बोथ। और एक लंबी सी ब्रांच इसकी ऐसे आगे लेके आएंगे, और जब लंबी सी ब्रांच इसकी आगे लेके आएंगी तो वो भी होगी सेंसरी एंड मोटर बोथ। ये जो पीछे चली गई है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रेमस, और इसको कहते हैं एंटीरियर रेमस। रेमस ब्रांच को बोलते हैं। एंटीरियर प्राइमरी रेमस एंड पोस्टीरियर प्राइमरी रेमस। ये आपको आज जो ये इस वक्त सप्लाई हो रही है तुम्हारी मसल्स वगैरह लेटरल साइड से, एंटीरियर साइड से, स्किन वगैरह, ये उसी स्पाइनल नर्व से हो रही है, लेकिन उसकी लंबी एंटीरियर रेमस से। बात जब ऐसे चलती रहेगी तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी तो ऐसे है, ऐसे है। सिर्फ ये नहीं है कि आपका लेटरल और एंटीरियर साइड डेवलप हुआ है, पता चला कि लेटरल साइड से छोटी सी बड निकली है ऐसे, और वो लंबी सी होके ये तुम्हारी अपर लिम्ब बन गई है। ये क्या बन गई? ऐसी नीचे भी आपके आएगी, वो लोअर लिम्ब बनेगी। तो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब तुम्हारे ट्रंक के फ्रंट और बैक से निकलती है कि साइड से? अगर साइड से निकली तो क्या उनके मसल और स्किन को सप्लाई नहीं करनी है क्या आपको? कौन करेगा? यही नर्व्स। इनका कौन सा रेमस? भाई यहां देखो, जो पोस्टीरियर रेमस था उसको तुम आगे ले आए कि पीछे ही छोड़ दिया है? तो आगे कौन ले आए? एंटीरियर रेमस ही तो लेटरल साइड से गुजरी है। तो लेटरल साइड से अगर बड निकली तुम्हारी लिम्ब की, तो किसकी जिम्मेदारी है इसकी मोटर और सेंसरी सप्लाई करना? एंटीरियर रेमस की। तो लिम्ब में हमेशा कौन सा रेमस जाता है? हमेशा एंटीरियर रेमस, कभी भी पोस्टीरियर रेमस नहीं जाएगा। आप सर लिम्ब का ये जो एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस जो है लिम्ब में, पोस्टीरियर हो कि इंटीरियर हो कि कोई भी हो, जिम्मेदारी सिर्फ एक ही रेमस की है, वो है एंटीरियर रेमस। आप बोले सर कितनी नर्व्स के एंटीरियर रेमा इसमें जाएंगे? ये डिपेंड करता है कि ये जो तुम्हारी लिम्ब है इसका रूट कितना बड़ा है, यानी रूट कितना बड़ा है, उसी हिसाब से उसके अंदर नर्व्स इंटर होंगी। पूरी नर्व्स के सिर्फ उनके एंटीरियर रेमा है, सिर्फ एंटीरियर रेमा। लिम्ब में कभी भी हमेशा याद रखना एंटीरियर रेमा के अलावा और कोई नहीं जाता। फिर ये और बात है कि लिम्ब है, एक नर्व नहीं जाएगी, 3 4 5 नर्व्स के, लेकिन जाएंगे कौन? एंटीरियर रेमा जाएंगे। तो आपकी जो 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 8 सर्वाइकल, उसमें से ऊपर की 4 सर्वाइकल हैं। भाई सर्वाइकल है, नेक को भी तो सप्लाई करना है। 4 तो रुक जाएंगी नेक के लिए, 4 एंटर होंगी अपर लिम्ब में। 4 सर्वाइकल नर्व, पूरी सर्वाइकल नर्व्स के सिर्फ उनके एंटीरियर रेमा है, एंटीरियर रेमा अंदर एंटर होंगे। कौन से एंटीरियर रेमा? 4 एंटीरियर रेमा। किसके? 4 सर्वाइकल नर्व्स के। कौन सी सर्वाइकल? नीचे की 4, सीधा बोलो, C5, C6, C7, C8, और लगे हाथों चलो T1 भी। तो नेक्स्ट वाला, तो 4 काफ़ी नहीं है, लिम्ब में 5, तो 5वीं डाल देते हैं। तो 5वीं कौन सी डालेंगे?
जो नेक्स्ट वाली है, नेक्स्ट वाली जो 12 थोरेसिक में कौन सी, पहली थोरेसिक, तो T1 भी डाल देंगे। ऐसा ही जब लोअर लिम्ब में आओगे तो लिम्ब बड़ी है तो फिर थोड़ा सा बेस बड़ा है, नर्व्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब लंबर सारी डालेंगे एक को छोड़ के, तो 2 3 4 5, L1 थोड़ा सा 2 3 4 और 5, और फिर सेक्रल के भी 3 उसी में डाल देंगे, तो 6-7 नर्व। कौन पूरी कि सिर्फ उनके एंटीरियर रेमाए, समझ गए। पोस्टीरियर उधर ही रुक जाते हैं, पोस्टीरियर नहीं आते आगे, पोस्टीरियर पीछे ही रुक जाएं, छोटे छोटे होते हैं बस। एंटीरियर रेमाए अंदर आते हैं, एक के मल्टीपल, समझ गए। तो एंटीरियर रेमाए ऑफ मेनी नर्व्स इंटर इनटू दिस। तो इसका मकसद ये है कि ये एंटीरियर रेमाए बहुत सारे इंटर होंगे, तो एक आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे ये लिम्ब में इंटर होते हैं, ये लिम्ब में इंटर होने वाले एंटीरियर रेमाए की बात बता रहा हूं। जब भी ये इंटर होते हैं, ये अकेले नहीं जाते। इंटर होने से काफी पहले, यानी लिम्ब में इंटर होने से भी पहले, अपर लिम्ब में इंटर होने से पहले, नेक में ही ये एंटीरियर रेमाए आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और ये एक नेटवर्क बना लेते हैं। और जो नेटवर्क बनाते हैं तो वहां से फिर एक एक करके नर्व उठती है। इसका क्या फायदा? फायदा इसका यह है कि अगर मैं यहां बताऊं ये C4 या C5, ये C6, ये C7, ये C8 और ये T1, तो जब ये बन जाएगा नेटवर्क, तो नेटवर्क से मैं जो ब्रांच उठाऊंगा, ये एक नर्व, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियल नर्व, तो रेडियल नर्व में मुझे चांस ये है कि अगर मैंने प्लेक्सस से उठाऊं तो मैं 5 के फाइबर्स भी ले सकता हूं। क्या 6 के नहीं ले सकता? 7 के भी ले सकता हूं, मूड हो तो 8 के भी ले सकता हूं, और T1 के भी ले सकता हूं। अगर ये अकेले आते ऐसे और मैं यहां से उठाता अपनी रेडियल, तो क्या रेडियल दूसरे के फाइबर ले सकती थी क्या? तो ये जो नेटवर्क बनता है, ये कब बनता है? लिम्ब में दाखिल होने से पहले ही। ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सस। आप डर न जाएं, इसलिए कॉम्प्लेक्सस न बोलते हुए उसका नाम डाला गया है प्लेक्सस, वरना है ये कॉम्प्लेक्सस। उसको बोलते हैं क्या? तो हमेशा लिम्ब के अंदर जाने वाले, एक तरीका समझ लो कि लिम्ब के अंदर सिर्फ एंटीरियर रेमाए जाते हैं, और एंटीरियर रेमाए कभी भी मुंह उठा के अकेले नहीं जाते। वो क्या करते हैं? प्लेक्सस बनाते हैं, और उनकी नर्व्स जब निकलती हैं तो उस नर्व्स के अंदर क्या होता है? एक नर्व, एक एंटीरियर रेमस के नहीं, बहुत सारे एंटीरियर रेमस के फाइबर होते हैं। जैसे एक ही मिसाल ले लें, 6 लोग हैं, 1 डिश पार्टी कर रहे हैं, आप एक डिश लेके आते हो, दूसरा दूसरी, तीसरा 4 5। अगर आप एक साथ मिलके न खाएं तो आप अपनी प्लेट में सिर्फ एक ही खाना खा सकते हो, एक ही मील होगा आपके पास, एक ही डिश होगी। लेकिन अगर ये 6 डिशेस तुम दस्तरखान पे लगाओ और 6 लोग आके बैठ जाओ, तो हर एक की प्लेट में 6 डिशेस हो सकती है। तो सेम इज द केस हियर आल्सो। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है ये आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन आप यहां पे समझ सकते हो कि दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो इसको हम कहते हैं प्लेक्ससेस, इसको हम प्लेक्ससेस कहते हैं। और ये प्लेक्ससेस इसी तरीके से यहां पर जनरेट होंगे। और यहां हमने देखा कि ये मोटर एक्टिविटी जैसे उठेगी, यहां से मोटर एक्टिविटी, ये क्या है? ये इसके न्यूरॉन्स है, यहां से मोटर एक्टिविटी उठी और आपका कंट्रोल हुआ। और जहां से ये स्किन है, जैसे मैंने बताया, ये सेंसरी एक्टिविटी है, जहां से तुम्हें टच हुआ, ये टच यहां से इंपल्स की शक्ल में, करंट की शक्ल में ट्रेवल हुआ, और ट्रेवल को किसको इन्फॉर्मेशन मिल गई? इन न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई। इस न्यूरॉन को तो मिली है इन्फॉर्मेशन, क्या ये आपको टच की फीलिंग दिलवा देगा क्या? या ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा ब्रेन को, और ब्रेन तय करेगा कि कहां पर टच हुआ है आपको? समझ गए? इसको यहां पर हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन यहां पहुंची जरूर है, पहुंचानी तो है हर हाल में आपको यहां पर, लेकिन ये पैगाम डायरेक्ट क्या ब्रेन को, आप खुद स्पाइनल नर्व डायरेक्ट ब्रेन को बताएगी कि पहले स्पाइनल कार्ड को रिपोर्ट करेगी? देखो ना, आप अगर फॉर एग्जांपल लम्स कोई फॉर्म भेजेंगे तो आप अपने प्रिंसिपल को देंगे, प्रिंसिपल आगे भेजेगी, तब आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही। तो फर्स्ट इट विल रिपोर्ट द sensory area of your spinal cord, and then now this is the responsibility of a spinal cord to send this signal to higher centers to the brain। और जैसे ब्रेन की बत्ती जलेगी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें टच हो रहा है फलां जगह पे, भले तुम्हारी आंखें बंद ही क्यों ना हो। पीछे से कोई अगर तुम्हें चपेट मारेगा तो पीछे ही देखोगे, ऐसे नहीं है कि वो मारे तो तुम इसको मार दोगे। आइडिया हो जाएगा ना आपको कि पीछे से हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, ये इधर है यहाँ पर। मच्छर अगर आपको नेल, अगर शू का नेल अगर आपको बिग टो को कर रहा है प्रिक, तो आप जूता उतार के एकदम से उसको मसलेंगे। ऐसे नहीं कि वो कर रहा है तो आप यहाँ ऐसे करेंगे,
ब्रेन आपको धोखा नहीं देगा, ब्रेन आपको एग्जैक्ट जगह बताएगा कि यहाँ तुम्हें हो रहा है, हालांकि तुम नेल को तो देख ही नहीं रहे। ये सारी लोकलाइजेशन, सारी विजडम ब्रेन के अंदर होती है। इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह मंडे की क्लास में। मंडे को आपका टेस्ट भी है, ये याद रखना, और जिसको किसी को बताया था अभी जिसको, वो आपको ज़्यादा गाइड कर देगा कि कौन कौन से टेस्ट किस तरीके से।